नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर आई है, याद कीजिए, जब भूषण गवई जी मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने राष्ट्रपति भवन पहुंचे, तब शपथ के बाद राष्ट्रपति जी ने उन्हें कागज पकड़ा दिया और कागज कुछ सवाल थे और वो सवालों के जवाब उन्होंने मांगे थे। उसको लेकर अब एक खबर आई है कि जुलाई 22 को, यानी परसों के दिन, जुलाई 2025 22 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत मांगे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई करेगा। यह मामला राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की समय सीमा तय करने से जुड़ा हुआ है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बी.आर. गवई, भूषण गवई 7 की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ इस पर विचार करेगी। संविधान पीठ में जस्टिस गवई के साथ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदूरकर शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 13 मई को अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। यह अधिकार के तहत राष्ट्रपति कानून या तथ्य से जुड़े किसी भी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। हालांकि कोर्ट की यह राय फैसले की तरह बाध्यकारी नहीं होती है। केरल से लेकर पंजाब और तमिलनाडु तक राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच टकराव देखा गया। राज्य विधानसभा की ओर से पास विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए लंबे समय तक पेंडिंग रखा गया। इससे चुनी हुई सरकार और गवर्नर के बीच बड़ी कड़वाहट घुल गई। बता दें कि इन 3 प्रदेशों में अन्य पार्टियों की सरकार है। पहले बात करते हैं केरल की। केरल के में राज्यपाल और राज्य के बीच टकराव की। आरिफ मोहम्मद खान जब केरल के राज्यपाल थे, तब उन्होंने एलडीएफ सरकार की ओर से कई ऐसे विधेयक थे जो पास किए। 8 विधेयक थे, करीबन 3 साल तक रोके रखा था। उन विधेयकों को मंजूरी नहीं दी थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। पंजाब में भी भगवंत मान सरकार और तत्कालीन गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के बीच जमकर तकरार हुई। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के नाम पर राजभवन के साथ मान सरकार के ठन गई थी। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां से पंजाब सरकार को राहत मिली थी। तब जाकर विधानसभा का स्पेशल सेशन हुआ था। इसी तरह तमिलनाडु की मुद्रक सरकार और राज्यपाल आर.एन. राव के बीच टकराव हुआ। गवर्नर ने 10 विधेयक को मंजूरी नहीं दी थी। तमिलनाडु का यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बात प्रेसिडेंशियल रेफरल तक पहुंच गई। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले के 5 हफ्ते बाद मांगा गया था, जिसमें 2 न्यायाधीश के पीठ ने राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक को मंजूरी देने की अधिकतम सीमा 3 महीने तय कर दी थी। उस फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों को लंबित रखने का या अस्वीकृत करने का निर्णय को भी खारिज कर दिया गया था। अब संविधान पीठ तय करेगी कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक पर निर्णय लेने की समय सीमा तय करना कितना संवैधानिक और व्यवहारिक है। दरअसल संविधान राज्य की विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को गवर्नर ने राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा है, तो उसे कितने दिनों में लौटाया जाए। संविधान में इसको लेकर किसी तरह की समय सीमा तय नहीं की गई। तमिलनाडु के राज्यपाल विधानसभा से पास 10 विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजकर उस पर अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया। उधर राष्ट्रपति की ओर से उस पर तत्काल विचार नहीं किया गया। इसके बाद तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस जे.बी. पाद्रीवाला की अध्यक्षता वाले 2 जजों की पीठ ने इस पर बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजे गए विधेयक को क्लियर करने के लिए 3 महीने की समय सीमा तय कर दी। शीर्ष अदालत की इस आदेश के बाद राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा। अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी विधेयक को प्रस्तुत करने पर राज्यपाल के सक्षम संवैधानिक विकल्प क्या है, या राज्यपाल को किस विधेयक के प्रस्तुत होने पर मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं। अनुच्छेद 361
क्या राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? क्या राज्यपाल के लिए किसी विधेयक पर कार्यवाही के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है या नहीं आया? क्या राष्ट्रपति द्वारा विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती है? क्या राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने की स्थिति में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या अनुच्छेद 200 या 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के प्रभावित होने से पहले न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं? क्या विधेयक के कानून बनने से पहले उसकी समग्र सामग्री पर न्यायालय विचार कर सकता है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के संवैधानिक आदेश को बदला जा सकता है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून क्या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना भी प्रभावी माना जाएगा? क्या अनुच्छेद 145(3) के तहत किसी संवैधानिक प्रश्न पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की न्यूनतम 5 न्यायाधीशों वाली पीठ का होना अनिवार्य है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां सिर्फ प्रतिक्रिया तक सीमित है या सब्सटेंसिव कानून के विपरीत आदेश भी जारी किए जा सकते हैं? क्या संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत दायर वादा के अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अन्य किसी अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध है? 5 जजों की संविधान पीठ जो बना है, जिसका मैंने रेफरेंस दिया, अभी क्या करेगा? राष्ट्रपति की ओर से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर 22 जुलाई 2025 को विचार करेगी। अन्य फैसलों की तरह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई राय बाध्यकारी नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ही सुनवाई कर सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को वापस लौटा देगा। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। सहकारी अधिकार क्षेत्र उसे कुछ संवैधानिक मामलों पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र सलाह लेने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति ने 1950 से अब तक कम से कम 15 मौकों पर इस शक्ति का उपयोग किया। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत 14 कानूनी प्रश्न शामिल हैं, जो मुख्यतः 8 अप्रैल के फैसले के लिए गए थे, लेकिन केवल उसी तक सीमित नहीं है। अंतिम 3 सवाल इस बारे में बड़े मुद्दे उठाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कैसे करता है। सवाल 12 में पूछे गए हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को पहले यह निर्धारित करना होगा कि क्या किसी मामले में कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है या संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, जिसे केवल एक बड़ी पीठ ही सुन सकती है। यह सवाल अनिवार्य रूप से यह पूछता है कि क्या छोटी पीठ ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर सकती है। सवाल नंबर 13 संविधान के अनुच्छेद 142 के उपयोग पर प्रश्न उठाता है कि विवेकाधीन पूर्ण न्याय करने की शक्ति है। अंतिम और 14वां प्रश्न में सर्वोच्च न्यायालय से केंद्र राज्य विवादों की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए कहा गया है, जिसकी सुनवाई कोई भी न्यायालय कर सकता है। अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि इस संविधान के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी अन्य न्यायालय को छोड़कर किसी भी विवाद के मूल क्षेत्र अधिकार के क्षेत्र प्राप्त होगा। अब ये जो मामला सीधा-सीधा है और ये मैंने आपको जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगी, क्या सवाल आएगा, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी थी। शुद्ध यदि हिंदी में मैं आपको समझाऊँ कि एक जनता की चुनी हुई सरकार है। जनता की चुनी हुई सरकार ने एक विधेयक पारित किया। वो बिल पारित होने के बाद वो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उसको वापस लौटा सकता है। फिर वो राज्यपाल के पास गया तो उसे पास करना पड़ता है। नहीं तो वो राष्ट्रपति के पास भेजता है। राष्ट्रपति भी उसको एक बार वापस कर सकता है। नहीं तो फिर उसकी सेकंड टाइम आने पे पास करना होगा। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि राज्यपाल का पद और राष्ट्रपति का पद ये राजनीति के लिए दुरुपयोग में लाया जाएगा। ये हमारे संविधान निर्माताओं ने एक विवेक रखा था कि इन पद पे ऐसे ही लोग बैठेंगे जो राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। यदि कोई कानून जनता के हित में नहीं है, ऐसा राज्यपाल को लगता है, या ऐसा कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है, ऐसा लगता है, तो फिर ऐसे कानून बनने पर भी उस पे सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है।
और न्यायपालिका फिर उसको रद्द करती है। जैसे हमारे यहाँ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बदलाव लाकर एक कानून बनाया गया था जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड के कानून की पूर्ण व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की और उस कानून को रद्द कर दिया और जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। ये हो सकता है, लेकिन जब ये बिल आया तब उस बिल को पास करने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू जी ने तुरंत उसको पास कर दिया। यदि कोई बिल विपक्ष की सरकार है, खासकर तमिलनाडु में, जो तीनों राज्य केरल में है या बंगाल में है, अब कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, ये सारी विपक्ष की सरकारें जो है केरल में है, इन सरकारों का हश्र क्या होगा? यदि ये सरकार जब अपनी चुनावी वादे करते हैं, उस वादे के अनुसार यदि वो सरकार कोई कानून पारित करता है जो उनके कॉन्करेंट लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो कानून पास करने के बाद यदि उस कानून पे 5 साल तक कोई बैठा ही रहे, तो फिर क्या होगा? वो सरकार तो काम कर ही नहीं पाएगी, कोई नया कानून पारित नहीं कर पाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये किसी और पार्टी की विचारधारा के हैं। तो इसमें समय सीमा तो ये एक कॉमन सेंस नहीं, एक नैतिकता है। नैतिकता ही कहती है कि ऐसी चीजों पे यदि कोई कानून पारित हो रहा है और पूरा राज्य उसके इंतजार में है, ऐसे में आप उसको या तो आप रिजेक्ट करिए या पास करिए। आप उसमें बैठ के नहीं रह सकते। 8-8 महीने, 10-10 महीने बैठ के रहा जाता है। महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार 2.5 साल चली, लेकिन 2.5 साल में वो 13 नाम, जो 12 नाम थे, जो विधान परिषद में मनोनीत करने थे, जो अपॉइंटमेंट करने थे, वो नाम राज्यपाल पूरे 2.5 साल तक बैठे रहे उस पे। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, उन्होंने नए नाम दिए और वो तुरंत नए नाम एक तुरंत उन्होंने क्लियर कर दिए। तो क्या ये राजनीति नहीं थी? उन्हें ये लगा कि विधान परिषद में 12 विपक्ष के लोग बैठे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि समय सीमा तय नहीं थी, तो उस पे बैठे रहे। ये संविधान के साथ खिलवाड़ है। ये लोगों के, जो लोगों ने चुनाव जितवा के दिया, उसके साथ खिलवाड़ है। क्या नरेंद्र मोदी कानून नहीं पास करते? और उनके कानून, नरेंद्र मोदी जी ने जब कानून पास किया कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां हैं और जो संविधान पीठ ने व्यवस्था दी थी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और विपक्षी नेता उसमें बैठेंगे पैनल पे, मोदी जी ने नया कानून लाया जिसमें मोदी जी बैठेंगे, साथ में एक मंत्री बैठेंगे उनके, मतलब प्रधानमंत्री, एक मंत्री और विपक्ष के नेता। तो 2 और 1 हो जाएगा, तो जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो पहले जो स्थिति थी, सरकार अपने हिसाब से अपॉइंट करते थे, वही हो गया। और रबर स्टैंप भी चुनाव आयोग में आ रहे हैं, ये भी हमने देखा। तो वो जैसे बिल है, ऐसे बिल को आपने तुरंत पास कर दिया। तो क्या ये राजनीति नहीं है? क्या द्रौपदी मुर्मू जी या कोई भी राज्यपाल क्या अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करता है? या फिर वो ये सोचता है कि 5 साल तक सरकार यदि बनी रहे विपक्ष की, तो 5 साल उनको काम ही नहीं करने देंगे, एक बिल पास नहीं करने देंगे उनका। संकट आगे पीछे इतना बढ़ सकता है, यदि फाइनेंस बिल अटक गया, तो सैलरी नहीं होगी, हाहाकार मच जाएगा। तो क्या ये आप इस बात के लिए जनता को प्रताड़ित करेंगे कि उन्होंने विपक्ष की सरकारें चुनी? या ये जनता को आप धमकी दे रहे हैं कि यदि आपने केंद्र में जो सत्ता है उसी के हिसाब से सरकार नहीं चुनी, तो फिर आपको लोकसभा, विधानसभा में एक भी बिल पारित नहीं करने देंगे? ये सवाल है। ये सवाल आम आदमी को भी समझ में आते हैं। हमारे राष्ट्रपति जी बहुत संघर्षशील महिला है, पढ़ी लिखी महिला है। उन्होंने ये बातें क्यों पूछी सर्वोच्च न्यायालय को? अब देखना संविधान पीठ क्या देता है, उसमें व्यवस्था देता है, क्योंकि ये रेफरल है। जो 2 जजों के पीठ ने निर्णय दिया वो तो लागू होगा, लेकिन जो रेफरल है ये सिर्फ एडवाइस है। एडवाइस कभी लागू नहीं होता। तो एडवाइस क्या कहेगा, ये देखना होगा। देखते हैं, 22 तारीख को सुनवाई है, उसके बाद जैसे-जैसे रिजल्ट आएँगे दिखाएँगे। लेकिन एक्स-रे से मुझे लगता है कि ये जो खेल हो रहा है गंदा राज्यपालों के द्वारा, और वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का भी दुरुपयोग जो किया जा रहा है, उसका कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय के इस रेफरल के उत्तर में लगता है थोड़ी, यदि मर्यादा हो, यदि थोड़ी लगे कि संवैधानिक पद पे जो बैठे हैं, उस पद की कुछ मर्यादा है, तो फिर शायद वो रेफरल भी वैसे ही मानेंगे जैसा वो आदेश माना था। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।